मैं डॉक्टर करतार सिंह एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, आपने ठीक समय पर क्लिक किया है। जो आपने थंबनेल में देखा, आज हम उसी विषय की चर्चा कर रहे हैं। यदि आपका टारगेट यूपीएससी है तो संस्कृत के माध्यम से भी आप अपने इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। यदि आपका टारगेट यूपीएससी है तो अन्य विषयों की भांति आप संस्कृत को लेकर भी अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, इसी विषय की हम चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में। बहुत से शिक्षार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप मुझे नहीं पता आप किस माध्यम से देख रहे हो, ठीक है। ये लाइव ही हमारी क्लास कहीं पर जा रही है, एप्लीकेशन के माध्यम से भी लोग शिक्षार्थी मेरे जो साथी लोग हैं वो मुझसे जुड़े हुए हैं, और आपको यूट्यूब पे मिल रहा है या फिर अलग माध्यम से आप सुन रहे हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये अलग अलग माध्यम से हम इसमें मूल रूप से आज के इस सेशन को हम रख रहे हैं। पहले की क्लास भी शायद आप लोगों ने ज्वाइन की होगी, और जो लोग क्लास में नहीं हैं या हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये सेशन आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो निश्चित रूप से हमारे पूरे सेशन के साथ जुड़े रहिए। एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हृदय से स्वागत। जो नए शिक्षार्थी हैं वो भी जरूर हमारे साथ जुड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिए भी काम की बात हमारे लिए निकल करके आएगी। क्योंकि संस्कृत यदि आपका विषय है तो आप सब हमारे लिए अपने हैं यहाँ पर, ठीक है। हिंदी यदि आपका विषय है तो आप सब हमारे संस्थान के शिक्षार्थी हैं, क्योंकि मूल रूप से हम हिंदी और संस्कृत के लिए काम करते हैं। लेकिन आज का हमारा जो टारगेट है वो यूपीएससी को लेकर है, और इसमें मूल रूप से हम संस्कृत विषय की चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज मूल रूप से देखिए, मेरे पास बहुत से शिक्षार्थियों के कुछ मेल आए हुए हैं, कुछ व्हाट्सएप है मेरे पास में शिक्षार्थियों के। तो मैं उन्हीं विषयों पर आज मैं चर्चा करूंगा। जो भी उनके सवाल है, जितने भी मुझसे हो सकेंगे मैं आज के इस सेशन में लेने की कोशिश करूंगा। मेरे पास नोट हैं सारी चीज़ें वो। और यदि बहुत से शिक्षार्थी आप में से रह गए जिनकी बात मैं यहाँ पर शामिल नहीं कर पाया, तो उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मुझे माफ़ करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ भली बात ही कि आप की बहुत सी अपेक्षाएं होती हैं। कुछ नए शिक्षार्थियों के साथ ऐसा हो सकता है। पुराने जो शिक्षार्थी वो मुझसे भली बात जुड़े हुए हैं, उनकी हर समस्या का मैं समाधान करने की कोशिश करूंगा। नए की मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब समय है उनके पास में, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। चलो आगे की हम बात करते हैं। मूल रूप से सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि संस्कृत विषय को लेकर भी आप अपने यूपीएससी के टारगेट को पूरा कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, ठीक है। पहला आप में से बहुत से शिक्षार्थियों का सवाल होता है, हालांकि इस लेवल पर जाने के बाद मैं भली भांति जानता हूं कि आप के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। कौन सब्जेक्ट ले सकता है, कौन सब्जेक्ट नहीं ले सकता, कौन सा विषय आपके लिए अच्छा है, कौन सा विषय आपके लिए, हालांकि विषय खराब कोई भी नहीं होता, या भली भांति आप जानते हो। ये नहीं कि मैं संस्कृत पढ़ा रहा हूं तो मैं मेरे विषय की तारीफ करूं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी माध्यम से, किसी भी रास्ते के माध्यम से आप अपने गोल को पूरा कर सकते हैं, आप अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। भिन्न भिन्न धाराएं हो सकती हैं, भिन्न भिन्न स्वरूप हो सकते हैं, भिन्न भिन्न मार्ग हो सकते हैं। टारगेट तो आपको पूरा करना है। तो ऐसा थोड़ी किस रास्ते से जाएंगे तो आप पहुंचेंगे, यदि दूसरे रास्ता आपने पकड़ लिया तो आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता। किसी भी विषय, जिस विषय में आप पूर्ण रूप से भली भांति परिचित हो, जिस विषय को आपको सरल लगता है, जिस विषय में आपकी भली भांति मजबूत है, पकड़ मजबूत है, उन सारे के सारे विषयों को लेकर के आप अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा था, बहुत से जो नए शिक्षार्थी हैं उनका कमेंट आता है हमारे पास में फ़ोन कॉल के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, यहाँ पर जो एप्लीकेशन में जुड़े हुए वो तो हैं ही, ठीक है। जो नए शिक्षार्थी सुन रहे हैं उनको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप विभिन्न प्रकार के माध्यम, अगर आप हमसे नहीं भी पढ़ते, हमारे साथ नहीं जुड़े हुए, तो भी आप निसंकोच होकर के हमसे सवाल कर सकते हैं। जो भी माध्यम आपके साथ उपलब्ध होता है उसके माध्यम से हम आपके साथ हमारी जानकारी हम शेयर करेंगे, आप अपनी जानकारी हमारे साथ शेयर कर सकते हो। जितना संभव हो सकेगा हम अपनी आपकी सारी की सारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे, जितना हम जानते हैं। तो मेरा ये सवाल था कि बहुत से शिक्षार्थियों का सवाल था कि क्या हम संस्कृत ले सकते हैं, हम संस्कृत बैकग्राउंड के शिक्षार्थी नहीं हैं। तो मित्रों, बिल्कुल आप ले सकते हो, बिल्कुल आप ले सकते हो। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। इसमें ये नहीं कि आपको ये सब्जेक्ट जाकर के आगे पढ़ाना है कि आपके साथ बीएड में ये सब्जेक्ट होना चाहिए था, बीएससी में ये सब्जेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आप ले सकते हो। और आज तो भली बात ही आप देखते हो, 2014-15 के बाद तो आप भली बातें देखते हो कि सारे टेक्निकल फील्ड के जो शिक्षार्थी है वो यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, मतलब संस्कृत जैसे विषय को लेकर के। मैं संस्कृत की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे विषय की मैं चर्चा कर रहा हूँ। मैंने कहा आप किसी भी विषय को लेकर के ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप इस विषय को ले सकते हो, भली भांति ले सकते हो। टेक्निकल फील्ड के शिक्षार्थी ले रहे हैं, इंजीनियरिंग वाले बच्चे संस्कृत को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जो 2014 से लेकर आज तक का आप रिजल्ट देख लीजिए, ठीक है। बहुत से शिक्षार्थी निकले हैं संस्कृत को लेकर के। आपकी बैकग्राउंड हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। दूसरा सवाल शिक्षार्थियों का होता, बहुत से शिक्षार्थी बार बार सवाल करते हैं कि सर इस विषय को लेकर के हमें कितना समय चाहिए। लोग हवा में तीर फेंकते होंगे, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कितना समय चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन सच्चाई यह है कि यदि आप भली भांति इस संस्कृत से बिल्कुल भी परिचित नहीं है, आपको संस्कृत की ABCD भी नहीं आती,
ठीक है, उसके बावजूद भी यदि आपके पास 4 साढ़े 4 महीने का समय है तो निश्चित रूप से आप संस्कृत विषय की तैयारी कर सकते हैं। संस्कृत विषय को आप 100% अपना पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 100% मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। अन्य विषयों की तुलना यदि आप करेंगे संस्कृत के साथ तो बहुत बड़ा एक व्यापक सिलेबस संस्कृत का नहीं है, इसलिए 4 साढ़े 4 महीने आपके लिए इनफ होते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ यहाँ पर। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि मैं 30 वर्षों से संस्कृत की साधना कर रहा हूँ। ठीक है, मैं 92 से इस फील्ड में हूँ और 92 से 92 से लेकर और आज तक मैं इस विषय की चर्चा कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। 30 साल मुझे पूरे हो गए और मैं अपने 30 वर्षों के अनुभव के आधार पर आपको कह सकता हूँ कि 4 साढ़े 4 महीने काफ़ी होते हैं संस्कृत विषय की तैयारी करने के लिए, संस्कृत विषय का गहन अध्ययन करने के लिए। मैं गहन अध्ययन की बात बता रहा हूं। ठीक है, लोग 1 महीने में करवा देते होंगे, 4 महीने में या 6 महीने में करवा देते होंगे। जिनको नहीं पता वो भी चर्चा कर रहे हैं, जो यूपीएससी को नहीं जानते वो भी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने कभी यूपीएससी के बारे में देखा नहीं कि सिलेबस क्या होता है वो भी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञानचंद रायचंद इस दुनिया में बहुत हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मतलब यहाँ पर आकर के कि आप मेरे पे आस पास आइए या किसी और के पास जाइए, उसके पास मत जाइए, आपकी अच्छा ही है, क्योंकि मैं तो ऑनलाइन के माध्यम से तो बहुत ज़्यादा मैं जुड़ता भी नहीं हूँ लोगों के साथ में। मैं तो ऐसा भी नहीं हूँ कि भाई मैं ऑनलाइन के माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहीं न कहीं मतलब जुड़ करके आपसे मांगता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़िए, आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि मैं खुद ही महीने में 1 दिन आता हूँ। यूट्यूब जैसे माध्यम, हालांकि एप्लीकेशन में तो रोज़ मेरी लाइव क्लास होती है, लेकिन यूट्यूब जैसे माध्यम में तो मैं खुद ही 2 4 5 महीने में एक आता हूँ, 1 दिन के लिए आता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं तो ऑनलाइन को बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता। दुनिया कर रही है ऑनलाइन पे, आपको भी करना चाहिए यहाँ पर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी जो सिलेबस है, यूपीएससी की जैसा सिलेबस है, वो ऑनलाइन के माध्यम से पूरा हो पाएगा, 100% मैं आपको दे पाऊंगा या कोई शिक्षार्थी आपको दे पाएगा। तो मुझे तो नहीं लगता आपके साथ या मेरे विषय के साथ कहीं न कहीं न्याय होगा। मैं ऐसा मानता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक न रखें। वैसे भी विद्वान लोग कभी एकमत नहीं होते। ठीक है, और आप यदि इस विषय को लेकर के मतलब इस समय लेकर के यदि आप तैयारी कर रहे हैं और सुन रहे हैं मुझे, तो विद्वान और विदुषी तो आप हैं, इसमें तो कोई शक है नहीं। ठीक है, क्योंकि समय किसी के पास नहीं है। आप यदि यहाँ तक पहुँचते इस वीडियो को देखते देखते, शुरू की बात सुन के, क्योंकि शुरू में हमने चर्चा भी नहीं की, और उसके बावजूद भी यदि आप शायद विद्वान और विदुषी तो आप, इसमें कोई शक नहीं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दुनिया से अलग हटके तो आप, इसमें तो आपको मानना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तारीफ कीजिए अपने आप की। ठीक है, अपनी अंतरात्मा की तारीफ कीजिए, भगवान खुदा की तारीफ कीजिए, जिस भी विषय में आप देवता देवी को मानते हैं उसकी आप तारीफ कीजिए। ठीक है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए, कम से कम इस योग्य आपको बनाया कि आप इतना बड़ा सोचते हैं। ये छोटी बात नहीं है। ठीक है, ये बड़ी चीज़ है यहाँ पर, और आपका सपना बड़ा होना चाहिए, आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। जितना सपना आपका बड़ा होगा, जितना गोल आपका बड़ा होगा, उतनी ताकत अपने पास आ जाए। हनुमान जी ने वो 7 योजन 100 योजन समुद्र को पार कर लिया था, पहले नहीं किया था उन्होंने ऐसा। ठीक है, लोगों ने पूछा कि आप कैसे जाएंगे 100 योजन समुद्र को पार करके, तैर करके, ठीक है, या फिर योग शक्ति के माध्यम से, या फिर हवा में उड़ करके। तैरने से मेरा तात्पर्य हवा में इतनी उड़ करके कैसे जाएंगे? आज से पहले आपने एक लंबी उड़ान 100 योजन की तो नहीं भरी होगी। तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे नहीं पता, आज से पहले इतना बड़ा लक्ष्य भी नहीं था। जब लक्ष्य बड़ा होता है तो शक्ति अपने आप आ जाती है। लक्ष्य बड़ा होता है तो शक्ति अपने आप आ जाती है। जितना बड़ा आपके सामने लक्ष्य होगा, उतनी ही बड़ी शक्ति और उतनी ही ताकत अंदर से निकल करके आएगी। आप एक 2 फीट के गड्ढे को पार करोगे तो आप हल्का सा छलांग लगा के उसको पार कर दोगे, लेकिन यदि आपके सामने 5 फीट का गड्ढा है तो आप पीछे 5 फीट बैक में जाएंगे और पूरी शक्ति, पूरी एनर्जी इकट्ठी करके और फिर आगे लेकर के जाएंगे। तो शक्ति की हम लोगों में कमी नहीं है, आप लोगों के पास कोई ताकत की कमी नहीं है। बस उस ताकत को एकाग्रचित करना, आपको केंद्रित करना है। एक छोटा सा जो शीशा होता है, ठीक है, उस छोटे से शीशे को यदि हम सूरज की धूप के सामने रखते हैं, है ना, तो उस शीशे में जितनी भी शक्ति होती है वो सारी की सारी शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है और उस कागज को वो जला देती है। उस शीशे में धूप तो पहले भी थी, उस शीशे में एनर्जी तो पहले भी थी, लेकिन चूंकि सूरज का प्रकाश बिंब उसके ऊपर पड़ता है तो वो सारे शीशे की जो एनर्जी थी उसको इकट्ठा करके और नीचे एक बिंदु पर ले जाता है और उस कागज को जला देता है वहां पर। तो शक्ति आपके पास कम है ऐसा नहीं है, बस उस शक्ति को केंद्रित करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो मैं विषय की बात कर रहा हूँ, मैं लाइन से हटा नहीं हूँ। बहुत से शिक्षार्थी, सबसे पहला सवाल होता है कि सर हम ऐसा कर पाएंगे। अरे भाई क्यों नहीं कर पाओगे? आपके जो साथी लोग कर रहे हैं, ठीक है, आपके जो पड़ोसी लोग कर रहे हैं, आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो अग्रज हैं, आपसे बड़े भाई बहन, वो जो करके गए, उनको थोड़ी पता था कि उनके साथ भी ऐसा होगा। उनको थोड़ी पता था कि वो पहले अटेम्प्ट में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में निकल जाएंगे जब निकलेंगे। ठीक, कभी अच्छा समय आपका होता है, कभी सारी चीज़ें अनुकूल आपके होती है तो सब कुछ पहले झटके में हो जाता है। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं होता है कि आपको 2 बार बैठना है, 3 बार बैठना है, सब कुछ होता है इस दुनिया में। ठीक है, तो ये सब ईश्वर की बात है, ये सब लक की बात है, आपके परिश्रम की बात है। ठीक है, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि सब कुछ भगवान करता है, लेकिन कहीं न कहीं उस सर्वशक्तिमान शक्ति का, जो भी आप जिसको भी मानते हैं, उसमें कहीं न कहीं शक्ति तो होती है यहाँ पर। ठीक है, अन्यथा आप प्रतिबिंब के सामने, शीशे के सामने खड़े हो गए तो आपका दायां भाग बायां हो जाता है और बायां भाग दायां हो जाता है। ऐसे ही कहीं न कहीं
कोई शक्ति, सर्वशक्तिमान शक्ति तो है जो कहीं ना कहीं आपको आगे लेती है, आपको मोटिवेट करती है। चलिए अब मुद्दे की बात कर रहे हैं। तो मूल रूप से हम विषय की चर्चा कर रहे थे, हम सिलेबस की चर्चा कर रहे थे, हम सब्जेक्ट की चर्चा कर रहे थे। आप ऐसा कर सकते हो। आगे बहुत से विद्यार्थियों की ये बात होती है कि मतलब क्या सिलेबस को लेकर के, क्या सब्जेक्ट को लेकर के हम आगे पूर्ण रूप से अच्छे नंबर ला सकते हैं? सब्जेक्ट को लेकर के अच्छे नंबर ला सकते हो, लेकिन अकेला सब्जेक्ट क्या करेगा? आपके जीके जीएस पर भी आपकी कमांड होनी चाहिए, आपके सब्जेक्ट पर भी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। आपका इंटू वाला जो सेक्शन है, लेवल है, उस पर भी आपकी कमांड होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आप चर्चा करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। अकेला सब्जेक्ट, अकेला विषय आपका कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इतनी सारी की सारी चीज़ों को आपको टारगेट लेकर के और इन विषयों को लेकर के आपको कहीं न कहीं मुद्दे को लेकर के चलना होता है, ठीक है। दूसरी हम मूल रूप से चर्चा कर रहे हैं कि बहुत से शिक्षार्थी ऐसे बोलते हैं कि मैं सभी ये कमेंट के आधार पे गया, मेरे पास जो मेल आए, मेरे पास जो व्हाट्सअप आए हैं, उनके माध्यम से। मैंने कहा कि यूट्यूब जैसे सेक्शन से मैं बहुत कम जुड़ता हूँ, ठीक है। वहाँ मेरी ऑडियंस भी नहीं है और मैं केवल ऑफलाइन में काम करने वाला आदमी हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने वर्षों से, मैं 92 से और आज तक मैं ऑफलाइन में ही काम कर रहा हूँ। ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा विश्वास भी नहीं करता, और कम से कम यूपीएससी जैसा तो शिक्षार्थी जो लिखता है ना, वो तो मुझे नहीं लगता है कि ऑनलाइन में, क्योंकि एक कॉपी को हमें 5 बार चेक करना होता है। आपने कहाँ गलती की, कहाँ विसर्ग लगाया, कहाँ हलंत न गया, कहाँ कोमा मात्रा फुल स्टॉप लगना चाहिए था यहाँ पर, आप बार बार ऑनलाइन के माध्यम से ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा मेरी व्यक्तिगत ऐसी राय, हो सकता है आप मुझसे इत्तेफाक न रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं शिक्षार्थी, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये सब ऑफलाइन में होता है। इसलिए मैं ऑफलाइन के माध्यम से अधिक आपको कह रहा हूँ बार बार, ठीक है। आप कहीं भी जुड़े, किसी भी संस्था से जुड़े आप, लेकिन कहीं से कहीं ऑफलाइन आप अच्छी सी तैयारी करें, गुरुजनों के संपर्क में आज रोज रहें, डेली एक चैप्टर लिखें, डेली एक निबंध लिखें, डेली एक लेख लिखें, उसमें कितनी त्रुटियां हैं, कितना संशोधन आप कर सकते हो, खुद आप राउंड कीजिए, सर्किल लगाइए, चेक कीजिए, अपने साथियों से चेक करवाइए, अपने गुरुजनों से चेक करवाइए, आपके यार दोस्त और जो इस फील्ड में लगे हुए उनसे आप चेक करवाइए, आपकी शैली क्या है, आपकी स्किल क्या है। दो तो 4 ही होते हैं भाई, ठीक है। लेकिन आप उस ढंग को, अपनी बात को किस ढंग से कह सकते हो? मैं संस्कृत की बात करता हूँ, संस्कृत में आप कादंबरी को भली भांति जानते होंगे, ठीक है। बाणभट्ट की जो कृति कादंबरी है, और कादंबरी के बारे में बहुत सी किंवदंतियां हैं, लोक कथाएं, दंत कथाएं, सत्य है झूठ है मैं नहीं जानता इसके बारे में, लेकिन आपने सुना होगा कि कादंबरी के बारे में। नहीं सुना है तो 2 मिनट में आपकी लूँगा यहाँ पर, क्योंकि मैं विषय से हट के बात नहीं कर रहा हूँ। जब बाणभट्ट कहते हैं कि मृत्युशैया पर पड़े हुए थे और उसने अपने दोनों पुत्रों को बारी बारी से बुलाया, कादंबरी अधूरी थी, तो उन्होंने पूछा कि भाई कादंबरी को कौन पूरा करेगा? अब ऐसे थोड़ी करेंगे, पुत्रों को कौन पूरा करेगा मेरी इस कादंबरी को। तो उन्होंने पूछा कि सामने मृत्युशैया पर वो पड़े हुए थे बाणभट्ट, और सामने एक सूखा पेड़ था, तो खिड़की, झरोखा, जंगला जो भी रहा, उसमें से अपने पुत्र से पूछा उन्होंने कि भाई वो सामने क्या है? तो एक पुत्र ने कहा कि वो तो सूखा ठूंठ है। ठीक है, ठीक है, बात अपनी रख दी उन्होंने। दूसरे पुत्र को बुलाया और दूसरे पुत्र से पूछा कि वो सामने क्या है? तो दूसरे पुत्र ने उसी बात को साहित्यिक अंदाज में कहा कि सामने तो रसहीन तरु है। वही सूखा ठूंठ था, ठीक है। एक पुत्र ने कहा कि वो सूखा ठूंठ है और दूसरे पुत्र ने कहा कि रसहीन तरु है, मतलब रस से हीन तरु यानी पेड़ है, उसका मतलब जो भी है, ठीक है। अपनी बात को कहने का सलीका होना चाहिए, अपनी बात को कहने का तरीका होना चाहिए, अपनी बात को कहने की आपकी स्किल अलग होनी चाहिए। यही तो देखा जाता है, एग्जाम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, यहाँ पर यही तो देखे जाता है। आप अपनी बात को किस ढंग से कहते हो, आपको कहने का सलीका क्या है, आपका तरीका क्या है, यही तो स्किल है, ठीक है। और कहते हैं कि कादंबरी की जो मतलब अधूरी जो कादंबरी थी वो उनके पुत्र जो है पुलिन भट्ट ने पूरी की यहाँ पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि पिता ने उनको दायित्व दिया कि तुम ऐसा कर सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम्हारे अंदर एक साहित्यिक समझ है, तुम्हारे अंदर एक साहित्यिक परख है। और जो शिक्षार्थी से कॉपी लिखवाई जाती है, जो लेख लिखवाए जाते हैं, जो निबंध लिखवाया जाता है, जो आशय स्पष्ट करवाया जाता है, जो व्याख्या के लिए कहा जाता है, उसमें क्या कहा जाता है? उसमें यही तो सब देखा जाता है यहाँ पर कि आप अपनी बात को किस ढंग से, किस सलीके से कह सकते हैं। चीज़ वही है, चीज़ वही है, आपका दृष्टिकोण क्या है, आपका नजरिया क्या है, उनके यही होता है यहाँ पर, ठीक है। आप अपनी बात को कह भी देते हो, सामने वाले को बुरा भी ना लगे, यहाँ पर बुरे होने की कोई क्वेश्चन की बात नहीं हो रही, मतलब अपनी बात को कहने की सलीके की बात बता रहा हूँ। और जितने बड़े एग्जाम होते हैं उसमें केवल आपका वो तरीका देखा जाता है कि आप अपनी बात को किस ढंग से प्रेजेंट करते हैं, आपकी स्किल क्या है, आपका संप्रेषण क्या है, आप अपनी बात को दूसरे तक कैसे पहुंचा सकते हैं, यही तो देखा जाता है। और मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन के माध्यम से कुछ इतना हो पाता होगा, ठीक है। तो आप कहीं भी तैयारी कीजिए, ऑनलाइन क्लास लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ऑफलाइन कहीं ना कहीं आप जुड़िए ज़रूर। कहीं वैसे नहीं तो अपने किसी साथी के साथ जुड़ करके और कहीं ना कहीं अपनी इस बात को, जो भी आपके डेली का जो होमवर्क है उसको कहीं ना कहीं आप चेक करवाइए। तो दूसरे तीसरे क्वेश्चन की मैं चर्चा कर रहा तो उसकी मैंने बात की, स्कोर जीके जीएस की मैंने चर्चा कर दी, ठीक है। और पेपर आपको भली बात ही पता है, 2 होते हैं, वही सब सब्जेक्ट वही होते हैं यहाँ पर, ठीक है।
250-250 नंबर के जो पेपर होंगे वही 500 नंबर के आपके होंगे। हमारा संस्कृत का जो क्योंकि मैं आज संस्कृत के सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ, सिलेबस क्या है मैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा, आपके सामने है सिलेबस, ठीक है। जो भी परिवर्तन होते रहते हैं वो आपके सामने होते हैं। कितना क्वेश्चन हिंदी में लिखना है, कितना क्वेश्चन संस्कृत में लिखना है, कितने क्वेश्चन अन्य भाषा में लिखना है, वो हम सिलेबस विश्लेषण में चर्चा करते हैं उसकी, ठीक है। आपके सामने ऐसा हुआ होगा, नहीं तो दुनिया भर के लोग हैं मतलब उसमें पढ़ने पढ़ाने वाले, आप कहीं से भी उसको देख लीजिएगा। मेरी भी शायद कोई क्लास रही होगी इस तरह की, उसमें मैंने सिलेबस का डिस्कस किया है, विश्लेषण किया, उसमें आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। 2 खंडों में पेपर जो है मूल रूप से बटा होता है, मतलब 8 क्वेश्चन आपके होते हैं, आप भली बात ही जानते हैं, ठीक है, अलग अलग खंड में, और उसमें से कहीं ना कहीं 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, आप भली भांति अच्छी तरह से जानते हैं। यानी कुल मिलाकर आपको 10 ही तो क्वेश्चन करने, उस 10 क्वेश्चन में भी आपका दे रखा है कि ये पहला तीसरा करना है, ये 5वां करना है, ये आपका मीडियम संस्कृत होगा, बाकी आपका जो है मीडियम आपने जो लैंग्वेज ले रखी ये होगी। तो ये तो चीज़ें आपने सिलेबस में देखी होगी, ठीक है। जहां भी आपने सिलेबस का विश्लेषण किया वहां इन चीज़ों को आप भली भांति देखना। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मतलब 10 क्वेश्चन है, उस 10 क्वेश्चन में मात्र 30%, 30%, 33% का जो वेटेज होता है वही तो आपको अपने मीडियम में संस्कृत में लिखना है। मोटी भाषा में कहूँ तो मैं 10 प्रश्नों में से लगभग 3 क्वेश्चन जो आप संस्कृत मीडियम में लिखे, बाकी 7 क्वेश्चन तो आपका जो भी लैंग्वेज है उसी में आप लिखते हैं, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, बहुत बड़ा हुआ नहीं कि संस्कृत है मुझे तो आती नहीं है, मैं कैसे बोलूंगा, मैंने तो बस एक बार 10th में तीते अंति सीखे थे, आम या आम पढ़ा था यहाँ पर, उसके बाद हमने नहीं पढ़ा, संस्कृत में तो मेरे अच्छे नंबर, वो बातें पीछे जा चुकी, उनको छोड़ दीजिए। ये बिल्कुल नए सिरे से आप तैयारी करते हैं और बिल्कुल नई चीज़ें, वो चीज़ें आपके कहीं काम नहीं आने वाली वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ आपका लिखने का तरीका है, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत आसानी से करवाई जा सकती है। यदि किसी एक्सपर्ट व्यक्ति के साथ आप जुड़ते हैं तो बहुत आसानी से करवाई जा सकती है। एक दिन में कुछ नहीं होता, आप सारे विषयों को लेकर के ऐसे करेंगे, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि इसका विश्लेषण करें उसका, क्योंकि आपके पास रिसर्च करने के लिए समय नहीं है। लोग तो कह देंगे आइए मेरे पास, मैं दिलवा दूंगा आपको, ठीक है, मतलब 500 में से आपके 315 आ जाएंगे, 316 आ जाएंगे, 320, लेकिन कहने मात्र से नहीं आएंगे, उनके कहने से कुछ नहीं होगा, सारा सब कुछ आपको करना पड़ेगा। ये लोग जो हैं, ये लोग का तात्पर्य हम लोग हैं, हम शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, हम बाहर वाले लोग, क्या कर सकते हैं? आपको कुछ नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आप एक पौधे को बड़ा कर सकते हो, कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो? आप उस बीज को मिट्टी में रोप सकते हो, उसका अंकुरण हो जाए तो उसको पानी दे सकते हो, उसको खाद दे सकते हो, उसको हवा दे सकते हो, उसको बाड़ लगा सकते हो, बाहरी जानवरों से उसकी रक्षा कर सकते हो। बढ़ा तो नहीं सकते ना, बढ़ेगा अपने खुद अपनी स्वेच्छा से बढ़ेगा, ठीक है। और पोषक तत्व तो जितने उसको मिलेंगे उसके माध्यम से बढ़ेगा। तो हम लोग तो बाहरी आवरण वाले लोग हैं, ठीक है। हम आपके पथ प्रदर्शक हो सकते हैं, हम आपके ज्ञान देने वाले हो सकते हैं, आपके मार्गदृष्टा हो सकते हैं, करना सब कुछ आपको, सब कुछ आपको करना है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपको दिशा देने वाले लोग होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो मतलब मेरे कह लेने से या किसी और के कह लेने से कि आ जाइए मेरे पास, मतलब हम आपका भला कर देंगे, आपको 4 दिन में यूपीएससी क्लियर करवा देंगे, 5 महीने मेरे पास आ जाइए, दुनिया बदल के रख देंगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है। न उन्होंने दुनिया बदली है और न आपकी दुनिया वो बदल सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ आपको खुद करना पड़ेगा। हाँ, अच्छे लोगों से संपर्क में आइए, अनुभवी लोगों के संपर्क में आइए, ठीक है। उनका विश्लेषण देखिए, पुराने पिछले 10-5 सालों के पेपर उठाइए, आपके जो साथी लोग निकल के गए हैं उन लोगों से राय लीजिए, किस ढंग से वो तैयारी करते हैं, कौन सी ऑथेंटिक पुस्तकें वो पढ़ते थे। नोट्स का कचरा इकट्ठा मत कीजिए कि इसके नोट्स ले लूँ उसके, कुछ नहीं होने वाला, पाव भाजी हो जाएगी, कोई टेस्ट नहीं आएगा। एक सब्जी खाओगे तो टेस्ट आएगा, वो पाव भाजी बनाने के बाद पता ही नहीं चलेगा कि उसमें मिर्ची कितनी थी और मतलब भाजी कितनी थी और ये क्या था, और कोई कुछ नहीं पता, सिर्फ मसाले की महक आएगी आपको, ठीक है। इसलिए मिक्स हो जाएगा सब कुछ, ऐसा नहीं करना आपको। किसी एक अच्छे आदमी के नोट्स ले लीजिए, किसी एक अच्छे आदमी की पुस्तक पढ़ लीजिए, किसी एक अच्छे आदमी की और ऑथेंटिक पुस्तक पढ़िए ना आप, जो भी है, ठीक है। अंदर से मसाला क्या है इसको नहीं देखना आपको, आपको तो केवल आपके जो सिलेबस में लगी उसको आप देखिए ना, और इन मोटी मोटी किताबों को देख करके आपको डरना नहीं है, ठीक है। महाकाव्य लगे हुए, अब महाकाव्य की चर्चा करूं, कितने महाकाव्य लगे हुए, मान लो किरातार्जुनीयम आपके पास लगा हुआ है, कुमार संभव आपके पास लगा हुआ है, ठीक है, और भी जो दूसरे हैं मतलब वो आपके महाकाव्य लगे हुए, तो इनमें कहीं आपका मतलब डरने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं कि किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग लगे हुए तो क्या होगा, अरे भाई पहले सर्ग के 1 से 10 श्लोक पढ़ने, तो क्या 10 श्लोकों की व्याख्या आप ठीक ढंग से तैयार नहीं कर सकते? कुमार संभव की चर्चा करें तो आपको 17 सर्ग थोड़ी पढ़ने हैं, थोड़ी पढ़ने आपको 17 सर्ग, ठीक है। तो आपको तो केवल जो 1 से 10-12 श्लोक 10 लगे हुए वही पढ़ने हैं। और अगर 10 श्लोक भी हैं तो 10 श्लोक में से कुछ अलग थोड़ी करने आपको कि 10 श्लोकों को आप रट करके चले जाएंगे। आप उसके पूरे का विश्लेषण कर लीजिए ना ठीक ढंग से। कुमार संभव की कहानी पढ़ लीजिए ना, कहाँ से कहाँ तक की पूरी स्टोरी, उसमें कुमार कौन है, कार्तिकेय कौन है, शिव कौन है, पार्वती कौन है, कहाँ से प्रारंभ होता है, हिमालय पर्वत से क्या स्थिति होती है, पूरे का पूरा विश्लेषण आप हिंदी में रट लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। जब कहानी आपके भली भांति समझ में आ जाएगी तो पहले सर्ग में जो भी 10 श्लोक है यहाँ पर उन 10 श्लोकों की व्याख्या को आपको समझता है कि यहाँ से यहाँ तक की ये व्याख्या,
क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो सारी भाषा तो आप जानते हैं भली भांति, सब कुछ जानते हैं आप भली भांति। ठीक है, बस आपको तो विश्लेषण करना है, उसका संदर्भ देना है, उसका प्रसंग देना है, उसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देनी है, व्याख्या में वो क्या कहना चाहता है, उसका सरलार्थ क्या होता है, ये तो आप समझ जाते हैं। जब आपको लिखनी आ जाती है, वो शैली लिखनी आ जाती है कि इसके राइटर ये हैं, इसमें इस चीज़ का वर्णन क्या है, संदर्भ है, ये प्रसंग है, ये भाषा शैली है, ये व्याकरणात्मक टिप्पणी है, ये छंद है, ये रस है, ये अलंकार, जब आप जान जाते हो उस चीज़ को भली भांति, तो आपको अलग अलग श्लोक की व्याख्या अलग से तैयार थोड़ी करनी है। बस वो देखना इस श्लोक में क्या कहा गया, बाकी मटेरियल तो आपके पास पहले से उपलब्ध है, किसने किससे कब क्या कहा, यही तो संदर्भ चेंज करना है आपको, बाकी तो सब चीज़ें आप भली भांति जानते हैं। किरात अर्जुनी में आपको 18 सर्ग थोड़ी पढ़ने, वही पहले सर्ग के 10 श्लोक 1 से 10 तक, जो भी संख्या मतलब आप देख लेना उसको, जो मैं बोल रहा हूँ जरूरी हुआ कि आपने ऐसे बोला था कि ये 10 कहाँ है तो 11 हो गए, ऐसा नहीं होता, आप देख लीजिए उसको। ठीक है, क्योंकि आपको कभी भी कोई भी कभी भी बोले उसकी बात का नकारात्मक चीज़ों की ओर आपको नहीं जाना, हमें बक प्रवृत्ति कभी भी नहीं करनी है, बगुले जैसी प्रवृत्ति हमें नहीं करनी कि समुद्र के किनारे मोती पड़े हुए और उसको छोड़ के वो छोटी छोटी मछलियों को चुनता है, नहीं, हमें हमेशा हंस जैसी प्रवृत्ति रखनी है कि जो गंदी मछलियां उसको इधर उधर करेंगे और हमें तो वहां से सिर्फ मोती निकालना है। अच्छी चीज़ों को हमें देखना है, नकारात्मक चीज़ों को हमें नहीं देखना है। मैंने क्या गलती की है, ठीक है, किसी साथी ने क्या गलती की है, दूसरे व्यक्ति ने क्या गलती की, इन चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम मतलब मनुष्य भूल का पुतला होता है, पता नहीं कब क्या बोल जाए, सुबह से शाम तक हम 18 से 20 घंटे काम करने वाले लोग हैं। ठीक है, वहाँ हम रामायण पढ़ा के आए, यहाँ हम आपको किरातार्जुनी हम पढ़ा रहे, हो सकता है कोई रामायण का कोई प्रसंग बीच में हमारे ध्यान आ गया हो, हमने बोल दिया, हमसे तात्पर्य किसी भी शिक्षक ने बोल दिया, तो आप ये उसको पकड़ के नहीं बैठेंगे कि आपने तो ये कहा था कि वो 1 से 10 श्लोक था, या तो 1 से 12 श्लोक हो गए। परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार सब चीज़ें बदलती रहती है, तो आप अपने सिलेबस का ठीक ढंग से विश्लेषण कीजिए और देखिए उसमें। आज का मेरा ये सेशन सिर्फ उन शिक्षार्थियों के लिए जो पूछना चाहते थे क्या हम संस्कृत ले सकते हैं, जो पूछना चाहते थे तैयारी कितने दिनों में होती है, जो पूछना चाहते थे कि व्याख्या हम कैसे तैयार करें, जो पूछना चाहते हैं आशय क्या होता है, क्या आशय व्याख्या जैसे ही होती है, क्या आशय अर्थ होता है, क्या आशय सरलार्थ होता है, क्या व्याख्या अलग होती है, क्या विश्लेषण अलग होता है, उन शिक्षार्थियों के लिए मैं छोटा सा सेशन रख रहा हूँ आज, ये आधे घंटे के आसपास का। ठीक है, बाकी तो सब जिस माध्यम से आप मेरे साथ जुड़ते हैं जुड़े रहिएगा यहाँ पर, कहीं भी जुड़िए, मैं तो कहता हूँ कहीं भी जुड़िए, मेरा शिक्षार्थी है। आप दुनिया में कहीं भी संस्कृत पढ़ते हो तो आप मेरे शिक्षार्थी हैं, मेरे सब्जेक्ट के हैं। ठीक है, क्योंकि हम और आप लोगों ने इस विषय को बचा करके रखा, नहीं तो दुनिया ये धरातल पता नहीं कहाँ चली, रसातल में चल जाती है धरती। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, ये रसातल में चली जाती है। हम लोगों ने इन चीज़ों को बचा करके रखा है, हमारी संस्कृत ने, हमारी सभ्यता और संस्कृति ने सब कुछ बचा करके रखा है। हम आज भी संस्कारों में जीने वाले लोग हैं, हम आज भी सुबह शाम प्रणाम माता पिता को करने वाले लोग हैं, आज भी हमारी आंखों में शर्म होती है, आज भी हम कोई गलत काम नहीं कर सकते किसी के साथ में। ठीक है, ये सभ्यता संस्कृति हमारे संस्कार है। ठीक है, हजारों वर्षों से हमारी संस्कृति अक्षुण्ण बनी हुई है और वर्षों तक बनी रहेगी, आगे कालांतर में भी बनी रहेगी। हम कालजयी रचनाओं को देने वाले लोग हैं, हम कालजयी मतलब काल को जीतने वाले लोग हैं। ऐसे थोड़ी है यहाँ पर, ये रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य ये वर्षों से, हजारों साल पहले भी उतने ही प्रासंगिक थे और आज भी उतने ही प्रासंगिक। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ठीक है, हमारे सामने न जाने कितनी रोम और मिस्र जैसी सभ्यताओं का उत्थान और पतन हुआ, लेकिन आज तक हम अक्षुण्ण बने हुए हैं, आज तक अक्षुण्ण बने हुए, कुछ तो है हमारे अंदर यहाँ पर। ठीक है, इन्हीं बातों की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। ये बातें केवल आपको संस्कृत नहीं देती, ये बातें सारे विषय आपको देते हैं। बस आपकी दृष्टि होनी चाहिए, आपका नजरिया होना चाहिए, आपका अंदाज होना चाहिए, आप किस ढंग से चर्चा करते। नकारात्मक चीज़ों को मैंने कहा छोड़ दीजिए। ठीक है, एक पेड़ पर कोई फल लगा हुआ है और उसको पत्थर मारोगी तो नीचे गिरे। एक ने कहा कि देखो इनको पत्थर मारते हैं ना तब ये फल देते हैं, लेकिन दूसरा कहता है कि नहीं, आप इस दृष्टि से सोचिए कि इनको पत्थर मार रहे हैं तो भी ये फल दे रहे हैं यहाँ पर। आप इस दृष्टि से सोचिए, आपका नजरिया गलत नहीं होना चाहिए, आपका अंदाज गलत नहीं होना चाहिए। तो मैं किरातार्जुनीयम की बात कर रहा था, मैं कुमार संभव की बात कर रहा था, अन्य महाकाव्य आपके जो लगे हुए मैं उनकी चर्चा कर रहा था। 8-8 10-10 श्लोक है, 10-10 श्लोक कोई ज्यादा नहीं होते, और 1-2 ज्यादा भी है तो नजरअंदाज कर दीजिए उन चीजों को। ज्यादा क्या है उनको, आपको तो एक शैली रटनी है, आपको तो एक भाषा शैली को देखना है, आपको संदर्भ देखना है, आपको प्रसंग देखना है। ठीक है, आपको विषय देखना है, आपको व्याकरणात्मक टिप्पणी देखनी है, आपको रस का ज्ञान होना चाहिए, आपको छंद का ज्ञान होना चाहिए, आपको भाषा शैली का ज्ञान होना चाहिए। कवि परिचय आप भली भांति जानेंगे। ये नहीं कि पहला सर्ग लगा हुआ तो पहले ही सर्ग की स्टोरी को हम पढ़ेंगे, नहीं भाई, सारा एक बार आप पढ़ेंगे, पूरी कहानी को आप पढ़ के देखेंगे, पूरी कहानी का विश्लेषण आप करके देखेंगे, तब जाके वो पूरी चीजें आपको क्लियर हो पाएंगे। यहाँ पर ईशावास्योपनिषद की हम बात करते हैं तो 18 ही मंत्र हैं, मात्र 18 मंत्र हैं। छोटा सा विषय, लेकिन 18 मंत्रों में भी आपको 18 मंत्र नहीं पढ़ने, जो भी 6-7 आपके सिलेबस में लगे हुए आपको वही तैयार करने। लेकिन आपको पता है कि यहाँ कर ईश्वर को सर्वशक्तिमान माना गया है, इस संसार में जो भी कुछ है वो सब ईश्वर के अधीन है। इस विषय को यदि आप जानते थे तो पूरे 18 मंत्रों में ये विषय तो आपके काम आ रहा है।
ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, ये तो सारे संसार में काम आ रहा है आपके, ठीक है। ये तो पूरे 18 मंत्रों की जो बात है, व्याख्या कोई भी आएगी आपको तो ये बात लिखनी है उसमें, ठीक है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, आपके पास जो है वो आपका नहीं है, जो आपके पास है वो आपका नहीं है, उसमें आपका अधिकार है लेकिन किसी दूसरे का भी अधिकार है। जो आपको मिलता है तेन त्यक्तेन भुंजिता, उसका त्याग करते हुए आपको उसका उपभोग करना चाहिए। आपके पास जो है वो अकेला आपका नहीं है, उसका परित्याग करते हुए आपको उसके साथ मतलब उपभोग करना चाहिए। अगर मुझे एक रोटी मिलती है तो हम प्राचीन काल के गुरुओं को, लोगों को, अपने माता पिताओं को, दादा दादी को देखते थे, उसका छोटा छोटा हिस्सा निकाल के चींटियों के लिए अलग से रख दिया, चिड़ियों के लिए अलग से रख दिया। गाय की रोटी हमारे घर में पहले निकलती थी, कुत्ते की रोटी हमारे घर में आज भी निकलती है, गाय और कुत्ते की। तो ये सब क्या, तेन त्यक्तेन भुंजिता, जो हमारे पास है, ठीक है, उसका हम उपभोग तो करेंगे लेकिन परित्याग करते हुए उपभोग करेंगे, किसी दूसरे को देते हुए हम उसका उपभोग करेंगे। यही तो ईशावास्योपनिषद कहती है। ईश्वर के बिना कुछ नहीं हो सकता, यही तो ईशावास्योपनिषद कहती है। अब वो कहाँ से ली गई है, कौन से वेद से ली गई है? यजुर्वेद से ली गई है, तो यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद से संबंध है, कृष्ण यजुर्वेद से संबंध है। इन 18 मंत्रों की शुरू कहाँ से होता है, इन 18 मंत्रों का अंत कहाँ से होता है, ये चीजें जब आप भली भांति जान जाएंगे तो कोई भी 18 मंत्रों में जो 7 आपके सिलेबस में लगे, कोई भी तो आएंगे ना। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या आने वाला है, आपको तो उस भाषा शैली को पकड़ना है, निश्चित रूप से आप क्लियर कर जाएंगे उस चीज को। यूपीएससी क्लियर कर जाएंगे ये मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि उस चीज को भली भांति आप क्लियर कर जाएंगे, पकड़ लेंगे। यदि आप क्या पूछना चाहते हैं वहां पर, तो फिर कोई समस्या ही आपके सामने नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता की हम बात करते हैं, ठीक है। हम 18 अध्यायों की बात नहीं करते, हम तो दूसरे अध्याय की बात करते हैं। दूसरे अध्याय में भी आपके जो श्लोक लगे, जो 13 से 25 है, XYZ जो भी कोई श्लोक है, उनकी हम बात करते हैं, तो आप देख लीजिए। रामायण की यदि आप चर्चा करते हैं, रामायण में पूरे 7 कांड तो आपके पास है नहीं। सुंदर कांड की हम चर्चा करेंगे, सुंदर कांड में भी जो 68 सर्ग है उसकी तो हम चर्चा नहीं करेंगे। जो भी आपके 15वें सर्ग के 54 से लेके 75 तक जो श्लोक लगे उनकी आप चर्चा करेंगे। आज से स्पष्ट करने की बात है उसकी हम बात करेंगे। नाटक में चाहे आप स्वप्न वासवदत्तम की बात करते हो, चाहे आप विज्ञान शाकुंतलम की बात करते हो, चाहे आप उत्तर रामचरितम की किसी की भी चर्चा कीजिए, लेकिन जो भी आपके 10, 12, 15 जो 20 श्लोक लगे हैं वही तो आपको देखने हैं। और मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए किसी में आपके 20 श्लोक लगे हुए हैं, तो उन 20 श्लोकों में अलग अलग आपको संदर्भ प्रसंग रटना की आवश्यकता नहीं है। आप उसको देख लीजिए कि इसकी कहानी कहां से कहां तक चलती है, उसका राइटर कौन आप भली भांति जानते हैं, उसके संदर्भ को आप जानते हैं, उसके प्रसंग को जानते हैं, उसकी भाषा शैली को आप जानते हैं। यदि उत्तर रामचरितम की मैं बात करता हूं तो भवभूति को आप जानते हैं, ठीक है। उत्तर रामचरित भवभूति विशेषते आप भली भांति जानते हैं इस चीज को। जो संस्कृत का शिक्षार्थी, लिटरेचर का शिक्षार्थी, वो समझ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। करुण रस की इसमें प्रधानता है, राम का पूरा जीवन जो है वो ट्रेजेडी से भरा पड़ा है यहाँ पर। ये बातें आप जानते हैं तो ये तो हर जगह फिट होने वाली है। ऐसा थोड़ी कि जो आपका श्लोक आएगा उसमें पर्टिकुलर आप कुछ लिखेंगे, ये तो हर जगह काम आने वाली है, ये तो कदम कदम पर काम आने वाली चीजें। अभिज्ञान शाकुंतल की आप चीजें जानते हैं तो कालिदास की जो 7 रचनाओं में सबसे श्रेष्ठ रचना माना गया है, तो उसमें क्यों माना गया आप आज जानते हैं भली बात, ठीक है। चौथे अंक को ही सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया इसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। विदाई का दृश्य जो है कितना कारुणिक दिखाया गया, इस बात को हम भली बात जानते हैं। वृक्षों ने भी मतलब पत्ते गिरने लगे थे, पीले पत्ते, ऐसे लग रहे जैसे लताएं आंसू बहा रही है शकुंतला की विदाई के समय। इस दृश्य को आप भली बात जानते हैं। एक पिता, एक काश्यप जो पिता है, महर्षि मतलब काश्यप जो है शकुंतला के जो धर्म के पिता है, वो जब शकुंतला विदा होती है तो कहती है कि मुझे नहीं जानता कि माताएं अपनी पुत्रियों को क्या शिक्षा देती होंगी, मैं वनवासी हूं अरण्यवासी हूं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जितना जानता हूं वो 4 बातें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगर ऐसा करोगी तो जीवन भर जो है अपने पति की प्रिय रहोगी। वो 4 बातें आज हजारों सालों के बाद भी वैसी की वैसी हैं, ठीक है। जब कालिदास ने कहा था, ये नहीं कि अब आप मैंने हजारों सालों बोल दिया तो आप कैलकुलेस बताए, कालिदास तो इस शताब्दी में हुए थे, ठीक है, अब यहाँ से इतना समय हो गया। बात ये नहीं है, बात ये है कि हजारों सालों पहले हमारे ऋषियों ने, चाहे वो रामायण की बात है, चाहे वो महाभारत की बात है, या फिर कालांतर में कालिदास की बात है, हालांकि वो तो बाद की बात है, तो ये जब इन्होंने चर्चा की तो वो आज भी उतनी प्रासंगिक है और हजारों सालों बाद भी उतनी प्रासंगिक ही रहेंगी। तो क्या उन श्लोकों में ऐसा 4 श्लोकों में था, ठीक है, कि अपनी पति का विरोध मत करना, अपने सखियों के साथ में, सोतनों के साथ में प्रिय सखियों जैसा व्यवहार करना, कभी अपने ऐश्वर्यों के ऊपर अहंकार और घमंड मत करना, यहाँ पर प्रियजनों के साथ में हमेशा अच्छा और सहानुभूति से पेश आना। यहाँ पर ये तो हर बेटी के लिए जो विदा होकर के अपने ससुराल में जाती है आज भी उतनी ही प्रासंगिक और हजारों वर्षों बाद भी रहेगी यहाँ पर। तो ये जो मूल विषय आप जान जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद उस श्लोक में क्या आ रहा है वो तो एक छोटी सी बात है, लेकिन मूल विषय को तो आप भली बात ही जानते हो ना। निष्कर्ष के रूप में मैं आज ये बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं कि इसमें 8-10 जो आपके बड़े बड़े सवाल थे मैंने उनकी चर्चा की। यहाँ पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था, यदि आपका टारगेट यूपीएससी है, यदि आप संस्कृत विषय को लेना चाहते हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं नहीं कह रहा कि आप लीजिए,
यदि आप संस्कृत विषय को लेना चाहते हैं तो आपके मन में जो चोर बैठा है, आपके मन में जो भय है, आपके मन में जो डर है, उस डर को त्याग दीजिए। 4-4.5 महीने यदि आपके पास है तो संस्कृत विषय की आप तैयारी कर सकते हैं। किसी भी अच्छे संस्थान में आप जाइए, ऑफलाइन क्लास को आप ज्वाइन कीजिए। अगर आपका मन कहता है कि ऑनलाइन में हमें सब कुछ मिल जाएगा तो ऑनलाइन को आप ज्वाइन कीजिए यहाँ पर, ठीक है। आप अच्छे नोट्स लीजिए, ऑथेंटिक पुस्तकें पढ़िए। 4-4.5 महीने का समय आपके पास हो। भाषा शैली बहुत अच्छी आपकी होनी चाहिए, त्रुटियां उसमें नहीं होनी चाहिए, संशोधन करने वाला आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर सिलेबस बहुत छोटा सा है, सिलेबस बहुत छोटा सा है, बहुत जल्दी आप सिलेबस को कवर कर लेंगे। इंटरेस्टिंग कहानी आपको पढ़ने को मिलेंगी, रोचक तथ्य आपको पढ़ने को मिलेंगे। यहाँ पर पूरी कहानी आपको पढ़ने को जब मिलेगी, पूरी स्टोरी जब आपको पढ़ने को मिलेगी, आपको पढ़ने में आनंद भी आएगा, आपकी भाषा शैली भी विकसित होगी, सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान भी होगा। सब्जेक्ट को पढ़ने में एक बहुत अच्छी आपको एक अनुभूति हो पाएगी कि देखो हम इस तरह से सब्जेक्ट की भी हमारी तैयारी हो रही है, हमें ज्ञान की भी प्राप्ति हो रही है, यूपीएससी तक हम पहुँचने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत से फायदे आपको होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब दोनों पेपर की ठीक ढंग से तैयारी कीजिए। संस्कृत विषय को आप ले सकते हो, किसी भी बैकग्राउंड से आप आते हो ले सकते हो। 4-4.5 महीने का आपके पास समय होना चाहिए। आपकी लेखन शैली बहुत अच्छी होनी चाहिए और मैंने बताया कि आपको बड़ा आनंद आएगा इन चीज़ों को पढ़ने में। जब आप पुरुषार्थ की बात करोगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो पुरुषार्थों को पढ़ने में आपको आनंद भी आएगा और उनको याद नहीं करना पड़ेगा कि हम कैसे होते हैं पुरुषार्थ। सब ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बैठा हुआ, जीने वाले लोग हैं हम उस संस्कृति को। ये चीज़ें आपको करनी है। जब हम 4 वर्णों की बात करेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों की बात करेंगे, तो सब हम समाज में इन चीज़ों को देखते हैं कि एक चीज़ हमारे दिमाग में क्लिक कर जाएंगी कि ये तो सब चीज़ें हम देखते हैं। जब हम 16 संस्कारों की बात करते हैं, हम पढ़ा ये सारे संस्कार तो हमारे हुए हैं, ये सारे संस्कार तो हमारे आज भी होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इन सारी की सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आजकल तो लगभग निबंध और ऐसे आता है, वो इन्हीं में से आता है, ठीक है। जो आपके 8 खंडों में से आप देख लीजिए, 3-4-5 खंड तो आपके मिलते जुलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अन्य किसी विषय की हम चर्चा करेंगे, अन्य किसी क्लास में पूरी की पूरी सेशन की हम चर्चा करेंगे। सिलेबस की यदि हमने चर्चा, आपने हमारी पूरी क्लास को ज्वाइन किया तो उसमें कहीं आपको मिलेगा, अन्यथा हमारे सिलेबस वाले सेक्शन को भी आप देख सकते हो उसमें, ठीक है। और फिर किसी भी माध्यम से हम आपके साथ रूबरू होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में इतना ही। पुनः मेरे साथ अभी तक जुड़ने के लिए, ठीक है, इतनी देर तक जुड़ने के लिए पुनः आप सबका एक बार हार्दिक अभिनंदन और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।